गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ योर साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप एट सिंप्लीस्फीयर टेक्नोलॉजी। आज का सेशन बहुत विशाल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन की। अगर साइबर वर्ल्ड को एक बिल्डिंग मान लो तो आज हम उसके फाउंडेशन और सिक्योरिटी गेट्स समझने वाले हैं। और डोंट वरी, हिमांशु और हमारे साथ है पवन सर, एकदम प्रॉपरली आपको समझा देंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। सो आर यू गाइस रेडी फॉर दैट? ये सबको आवाज आ रही है मेरी? जस्ट लेट मी नो इन द message section. Are you guys able to hear me out or not? Just let me know. You guys have any issue, anything? Okay. Okay. So should we start our day 2 of network security and its infrastructure protection? So let's start. Okay, so guys, एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले होगा सेशन 1 में हम देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स में, जैसे कि फायरवॉल, वीपीएन और वर्नेबिलिटीज। और अपना सेकंड रहेगा अपना सेशन 2, जिसमें मेन फोकस होगा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन, लाइक हार्डनिंग सर्वर्स, पैच मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल। और एंड में एक रियल वर्ल्ड एक्सरसाइज भी होगा जहाँ आप अप्लाई करेंगे जो सीखा है आज आपने, ठीक है? जो हमारे आज भी 2 सेशन में होगा। आई जस्ट रिपीट इट वंस। पहला होगा हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का बेसिक्स, सेकेंड होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, एंड थर्ड विल बी रैपिंग अप विद अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ओके, so you guys ready for that? Okay, so let's start our session with the first slide, that is why network security matters. नेटवर्क सिक्योरिटी मैटर क्यों करता है? सो नेटवर्क सिक्योरिटी कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, इट्स अ मिशन क्रिटिकल। देखो, साइबर अटैक किसी को नहीं छोड़ते हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी, सब वर्नेबल होता है, ठीक है? सो इट्स मैटर कि 43% जो बिजनेस है, छोटे हो या बड़े हो, वो टारगेट होता है। मतलब समझ लो अभी 100% जो बिजनेस है उसमें से 43% जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो टारगेट्स होते हैं उसमें। एवरेज ब्रीच कॉस्ट होता है उसमें 4.88 मिलियन, जो हमने कल देखा था रैंसमवेयर अटैक। इट्स थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है? उसका जो मीडियम होता है अटैक का, नेटवर्क मीडियम होता है, और उसके कारण नियरली 4.88 मिलियन डॉलर ब्रिज कॉस्ट है उसकी। मतलब उतना उसका लॉस हुआ है एक मैंडेटरी कंपनी का। और जहाँ पे अटैक डिटेक्ट होने में एवरेज 285 दिन लगते हैं। मतलब अटैकर आराम से अंदर घुस के काम निकालता है उसमें। तो नियरली 285 days are been there to detect the any vulnerability or the attacker is being planted on our system. मीन्स टोटल 285 days लगते हैं, एक नॉर्मल एवरेज पकड़ते हैं हर एक कंपनी के हिसाब से, उतने दिन लगते हैं अगर कुछ सिस्टम में क्रैक या वर्नेबिलिटीज आई है तो। सो रियल क्वेश्चन इज नॉट इफ यू विल बी अटैक, इट्स व्हेन रेडी, राइट? सो गाइज, डू अंडरस्टैंड क्यों जरूरत है अभी नेटवर्क सिक्योरिटी की? समझ गया आपको? गाइज फटाफट एक बार चैट बटन बोल लो, समझ गया आपको? यस, यस, ओके, ओके। Now we'll just go to our next slide, that is network architectures basics.
देखो नेटवर्क बनता है एक लेयर से जिसमें होते हैं टोटल 7 लेयर। जो आज हम उसमें से लेयर पढ़ेंगे 2, 3, 4 और 7। मतलब नेटवर्क जो होता है एक मीडियम से बना होता है, और उस मीडियम के लिए हर चीज में लेयर से लेवल्स होते हैं कि नेटवर्क का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। और नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझना मतलब पूरा डिफेंस सिस्टम को समझना। ये एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सबसे पहले होता है ओएसआई मॉडल लेयर, जो सिक्योरिटी की लेयर्स होते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे लेयर 2 जो होती है हमारी डेटा लिंक लेयर। यहाँ हम मैक फिल्टरिंग एआरपी इंस्पेक्शन लगाते हैं। मतलब डेटा लिंक मतलब क्या, वहाँ पे मैक जो होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मतलब क्या, एक सिस्टम को जो एड्रेस होता है वो डिफाइन किया जाता है कंपनी से विच कैन नेवर बी चेंज। दो चीज होती है, एक आईपी एड्रेस सिस्टम का और एक होता है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस नेटवर्क के हिसाब से चेंज होती है, और हर एक रिस्टार्ट के बाद या सिस्टम डाउन होने के बाद हर बार वो आईपी एड्रेस चेंज होता है, दैट इज डायनामिकली असाइन। और हाँ, कभी कभी वो चीज स्टैटिकली भी होती है, इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो क्या यूज करते हैं, स्टैटिक यूज करते हैं या डायनामिक यूज करते हैं। सो वैसे ही वो चीज दूसरी पॉइंट है तो उसमें मैक मैक मतलब क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है सिस्टम की, उसने एक डिफाइन नाम दिया होता है उस सिस्टम को या उस डिवाइसेस को, वो होता है मैक एड्रेस। तो लेयर 2 पे हम मैक फिल्टरिंग एआरपी इंस्पेक्शन लगाते हैं। ठीक है। सो सेकेंड वन इज अवर लेयर 3, दैट इज नेटवर्क लेयर। ठीक है, नेटवर्क लेयर में होता क्या है बेसिकली। नेटवर्क लेयर फायरवॉल इंट्रूशन डिटेक्शन यही आते हैं। मतलब नेटवर्क लेयर में क्या होता है, जो अपने फायरवॉल्स होते हैं, आईपीस होते हैं, आईडीज होते हैं, राउटिंग सिक्योरिटी, मतलब हर तरीके की सिक्योरिटी जो होती है नेटवर्क पे, वो लेयर 3 पे आते हैं, जो होता है अपना नेटवर्क लेयर। गाइस, ये जो पार्ट है अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ओएसआई मॉडल, इट्स क्वाइट टफ। सो मेक श्योर यू गाइस आर हैविंग अ फुल फोकस ऑन दिस, ओके। सो यप, you'll go नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अवर लेयर 4 जो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो चीज आती है, एक होता है टीसीपी, दूसरा होता है यूडीपी। आपको पता है टीसीपी और यूडीपी क्या वर्क करता है? Yes. आपको पता है टीसीपी और यूडीपी क्या होता है, किससे वर्क करता है? किसी को पता है टीसीपी और यूडीपी क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टीसीपी एंड यूडीपी? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ओके। तो टीसीपी, हाँ, यप, हाँ, नो वरी। आपको अगर फुल फॉर्म पता है इट्स क्वाइट बेस्ट कि आपको कम से कम फुल फॉर्म पता है। मतलब उनके उसके फुल फॉर्म में ही सब चीज है। डू यू गाइस वांट मी टू टेल कि टीसीपी और यूडीपी क्या होता है? यप, ट्रांसमिशन कंट्रोलर होता है, पर होता क्या है वो तो फुल फॉर्म हो गया अभी। बट व्हाट इज दैट टीसीपी और यूडीपी? कैन एनीवन हेल्प? ओके, नो वरी। आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट टीसीपी होता क्या है। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, इट एस्टैब्लिश अ रिलायबल कनेक्शन बिफोर डेटा एंड इज सेंट एंड इंश्योर डेटा इज डिलीवर इन ऑर्डर एंड विदाउट लॉस। अभी मैं एक नॉर्मल चीज में समझ रहा हूँ टीसीपी होता क्या है। टीसीपी का एक नॉर्मल चीज, अगर उसका वर्किंग देखे, देखो अभी डेटा अगर तुम्हारे पास पहुंच रहा है तो कैसे पहुंच रहा है, उसमें दो तरीके से यूज होता है, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी का काम क्या है, जो डेटा होता है रिलायबल फॉर्मेट में भेजना, एक्यूरेसी के साथ भेजना, और पैकेट लॉस नहीं होनी चाहिए डेटा में। ठीक है वो। और अगर उसके बाद वो कंफर्मेशन लेता है कि डेटा का पहुंच गया है या नहीं पहुंचा उसके डेस्टिनेशन पे, वो टीसीपी का काम है। यूडीपी उसके अलग है। यूडीपी का काम क्या होता है, एक सिंपल वे में, वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। वो डेटा को इस्टेब्लिश करता है बट विदाउट कनेक्शन। मतलब वो यहाँ से डेटा भेज देगा, नो मैटर व्हाट जो हमारा डेस्टिनेशन है, वो उसको डेटा को मिलता है या नहीं मिलता है, ही डोंट केयर कि डेटा कैसा पहुंच रहा है, कब पहुंच रहा है। जस्ट यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दो, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इट डोंट गिव अ थिंग अबाउट दैट। समझे टीसीपी और यूडीपी क्या होता है? जब दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं और दोनों के दोनों ट्रांसमिटिंग ऑफ द डेटा,
over the network we use for that. जब व्हाट इट मतलब सिंपल में बोला जाए, टीसीपी जो ऑर्डर होती है डेटा की वो मेंटेन करता है, यूडीपी ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। टीसीपी में डेटा लॉस नहीं होता है, यूडीपी में डेटा लॉस होता है। टीसीपी क्वाइट स्लोअर है क्योंकि वो कंफर्मेशन लेता है, और यूडीपी फास्टर होता है। टीसीपी हम वेब एप्लीकेशन हो गए, ईमेल हो गया, एफटीपी सर्वर्स, एफटीपी मतलब क्या, फाइल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है प्रोटोकॉल, एफटीपी उसमें यूज करते हैं। और यूडीपी जैसे कि अपना स्ट्रीमिंग हो गया, गेमिंग हो गया। देखो गेमिंग अगर लैग होता है, ठीक है, तो आप टेलीपोर्ट होते हैं बेसिकली लैग होने के बाद, तो यूडीपी के कारण होता है। क्योंकि क्या, वो सिर्फ आपको अपलोड करते रहता है डेटा उनकी साइड से, नो मैटर वॉट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यूडीपी वहां यूज होता है फॉर फास्टर कनेक्शन एंड फास्टर स्पीड। ओके, सो नेक्स्ट विल गो टू आवर लेयर 7, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर में आता है अपना डब्ल्यू और एपीआई गेटवेज। ठीक है, एपीआई गेटवेज एक सिंपल बात है। जो लेयर 7 होती है, एपीआई गेटवे मतलब एक समझ लो, यहाँ पे लेयर जो होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क नहीं करती जिस लेयर पे, उसको एपीआई कॉल आउट होता है, वहां पे वो लेयर 7 पे होता है। ठीक है, ये अपना एक शॉर्ट नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। डू यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम विद इन दिस? कुछ दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ तक मैं ओएसआई मॉडल बताया कुछ, इफ यू गाइस हैव एनी इश्यू, कुछ रिपीट करना है? एप्लीकेशन, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक नॉर्मल समझो, एप्लीकेशन लेवल लेयर वो होती है जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह चलाती है। गाइस जस्ट थिंक, तुम क्रोम पे गए, और क्रोम पे जाने के बाद तुमने यूट्यूब खोला, तो उस वक्त यूट्यूब जो ओपन होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे ओपन होता है। तो उसमें क्या क्या आता है, पहला आता है डब्ल्यू जो होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। मतलब वेब एप्लीकेशन का जो फायरवॉल होता है वो एक्टिवेट होता है उस चीज पे, मतलब वो आर्किटेक्चर है सिक्योरिटी के कारण। ठीक है, वो क्यों एक्टिवेट होता है? जहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन ना हो, जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद एक्सएसएस जो होता है, क्रॉस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, वो ना हो, और फाइल इंक्लूजन वो ना हो, वो आता है अपना डब्ल्यू में। फिर उसके बाद हमने देखा एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे मतलब क्या, एप्लीकेशन लेयर जो होती है, लेयर 7, उस पे एपीआई कॉल आउट्स होते हैं, मतलब जो सब एपीआई जो होते हैं वेबसाइट के, वो उस लेयर पे वर्क करते हैं। यानी कि डेटा को इनकमिंग आउटगोइंग सब वो पोस्ट वहां पे होता है। ठीक है, वो सब मैनेज जो होता है एप्लीकेशन लेयर पे होती है। डू यू गाइस गॉट इट? एप्लीकेशन लेयर, जस्ट सिंपल सोचो, क्रोम पे गए, यूट्यूब खोला, उस वक्त एप्लीकेशन लेयर चालू हो जाती है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो सिक्योरिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर के एप्लीकेशन में नेटवर्क सिक्योरिटी क्या यूज करती है उस लेयर पे। हाँ एग्जैक्टली, यूजर जिससे कनेक्ट करता है वो होता है एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली। जैसे हम बोल सकते हैं लेयर जो 7 होती है वो सबसे लास्ट भी बोली जाती है और सबसे फर्स्ट भी बोली जाली जा सकती है। तो दोनों फर्स्ट और लास्ट एक ही होती है, एक ऐसा समझ लो। बट यस, एज पर द प्रॉपर theoretical लेयर 7 ये लास्ट होती है एप्लीकेशन लेयर। ओके, कुछ डाउट यहाँ पे? इज देयर एनी डाउट? ओके, नो नो, ओके। सो यप, विल गो टुवर्ड्स नेक्स्ट, जो होता है अपना सिक्योरिटी जोन। सिक्योरिटी जोन पहला भी होता है क्या, डीएमजेड होता है, डीमिलिटराइज जोन। उसका पर्पस क्या होता है? टू एक्सप्लोर पब्लिक फेसिंग सर्विसेज व्हाइल लिमिटिंग एक्सेस टू इंटरनेट नेटवर्क। उसका डीमिलिटराइज जोन मतलब क्या, अभी समझो, तुम एक प्राइवेट एरिया में गए, ठीक है, कंपनीज में गए, समझ लो आप गूगल के ऑफिस में गए, और उस ऑफिस में आपको हर जगह एंट्री नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ पे प्राइवेसी, सिक्रेसी, वो चीज आती है। तो उसे हम बोलते हैं, मतलब उतना ही एक्सेस दो जितना जरूरत है, जैसे हमने एक्सेस कंट्रोल में देखा। और वही नेटवर्क के ऊपर भी होता है, जो हमने कल देखा था एक्सेस कंट्रोल, वो स्पेसिफिक परमिशन आईएम जो होता है उसके बेसिस पे था। आज जो हम देखे डीएमजेड, डीमिलिटराइज जोन, वो नेटवर्क के ऊपर होता है।
मतलब जो आउटसाइड द वर्ल्ड होता है नेटवर्क के, वो कितना चाहिए कितना नहीं। जैसे कि वेब सर्वर्स हो गया, मेल सर्वर्स सर्वर्स हो गया, डीएनएस सर्वर्स, वो समझ गए डीएमजेड क्या होता है। दूसरा है अपना इंटरनल। ठीक है, इंटरनल नेटवर्क जो होता है एम्प्लॉयज के लिए। अभी समझो यू गाइज आर जस्ट गेस्ट एट गूगल एंड यू जस्ट वांट टू हैव इंटरनेट। तो वो आप उनका जो पर्सनल इंटरनेट है जो एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, वो तो नहीं देंगे राइट, क्योंकि उनके ऊपर हर तरीके से डेटा होगा उनका, गूगल का। तो आपके लिए वो गेस्ट नेटवर्क बनाते हैं, और उस गेस्ट नेटवर्क को आप कनेक्ट करते हो, एज सिंपल एज वो होता है इंटरनल नेटवर्क, नथिंग मोर देन दैट। मतलब जो एम्प्लॉयज के होता है इंटरनल, जो डीएमजेड होता है एक्सटर्नल समझ लो, जहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन को एंट्री नहीं मिलती है, या वहाँ पे लिमिट एक्सेस होता है, वो होता है डीमिलिटराइज जोन। वहाँ पे समझ गए। सो यप, विल गो टू आवर नेक्स्ट, दैट इज सिक्योर जोन। सिक्योर जोन जो होता है सबसे हाई ट्रस्ट और हाई वैल्यू टास्क होता है वहाँ पे, मतलब सबसे सिक्योर जो पोजीशन होती है यहाँ पे या फिर एरिया होता है, वो सिक्योर जोन में आता है, जहाँ पे सेंसिटिव डेटा और क्रिटिकल एप्लीकेशन जहाँ पे रन आउट होते हैं होता है। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस स्टोर एंड प्रोसेस हाई वैल्यू एसेट्स। जो हाई वैल्यू एसेट्स होता है दैट कुड बी अ फिजिकल, या फिर इंफॉर्मेशन, या डेटा, जो भी हमने कल देखा था एसेट्स में, वो कौन सा भी एसेट हो सकते हैं, बट हाँ जो हाई वैल्यू हो उसको सिक्योर करना होता है सिक्योर जोन। इट्स ओवर द नेटवर्क ओनली। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी जोन्स के अंदर। फिर होता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जोन मतलब क्या, जहाँ पे सिर्फ एडमिन्स ओनली एक्सेस होता है। ये भी एक काइंड ऑफ वेरी हाई ट्रस्ट होता है, बट यप जो सब मैनेज करते हैं, जहाँ पे डीएमजेड, इंटरनल नेटवर्क और सिक्योर जोन, ये तीनों को जो मैनेज करता है वो मैनेजमेंट के इसमें आता है, जिसे हम बोलते हैं एडमिन्स ओनली एक्सेस के लिए। जहाँ पे एग्जांपल ले सकते एस एस एच एक्सेस होता है राउटर्स के ऊपर, या किसी मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, एसआईएम सिस्टम्स होते हैं, या बैकअप सर्वर्स होते हैं, जहाँ पे उनको सिर्फ एक्सेस होता है, वो मैनेजमेंट जोन्स के अंदर आता है। उनका पर्पस क्या है? देयर पर्पस आर ओनली फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्फ़िगर, मॉनिटर एंड मैनेज द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो पर्पस है मैनेजमेंट जोन को बनाने के लिए। ठीक है, मतलब समझ लो जो एडमिन्स होते हैं वही मैनेजमेंट जोन्स में इंटर कर सकते हैं, वो पर्पस है, एज सिंपल एज दैट। डू यू गाइस गॉट इट? क्या होता है? किसी को कुछ डाउट है इस साइड में? किसी को कुछ डाउट? जस्ट लेट मी फास्ट। ओके, 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 नो वरी। सो यप, विल गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, जो होता है अभी कॉमन नेटवर्क वर्निबिलिटीज। अभी हम पढ़ेंगे कि एक कॉमन जो वर्निबिलिटीज है नेटवर्क के ऊपर, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो कॉमन मतलब क्या, जो एक मेजर ना हो, माइनर होते हैं, और हर तरह पे या फिर हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ फ्लॉज निकल जाते हैं। उसके इट कुड बी प्रोबेबली कॉज ऑफ द पर्सन, या फिर जो बिल्डअप है, या फिर सिस्टम है, या सप्लाई चेन से आया हुआ है फ्लॉज, वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज। कॉन्फ़िगरेशन में इश्यूज में क्या क्या हो सकता है, जिससे समझो कि डिफॉल्ट पासवर्ड, मतलब अभी समझो आपने एक राउटर लिया आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस राउटर को आपने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, जो था वही केबल से लगाया, आईपी वाई कॉन्फ़िगर किया, दैट्स सेट। सिक्योरिटीज में आपने नहीं देखा कि इज देयर एनी डिफॉल्ट पासवर्ड, या कुछ क्रेडेंशियल चेंज करने पड़ेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं वो हमें चेंज करना चाहिए, या कोई ओपन पोर्ट है उस नेटवर्क के अंदर, या कोई डीएनएस वगैरह ओपन है, तो चेंज ना करके सीधा वही के वही डिफॉल्ट रहने देना, वो होते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज। जिसमें फर्स्ट वन, दैट कोड डिफॉल्ट पासवर्ड, ओपन पोर्ट्स, और मिसकॉन्फ़िगर राउटर। मिसकॉन्फ़िगर राउटर में हमारा आ सकता है कि किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एपीस को कनेक्ट करना। एपीस मतलब क्या, एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट कनेक्ट करना उस राउटर के लिए, मतलब एक राउटर को हम कनेक्ट करेंगे एपी पे, और वो एपी रहेगा रैंडमली यूज्ड बाय समवन। तो वो भी एक फ्लॉज है कॉन्फ़िगरेशन के यहाँ पे, जो आता है हमारा नेटवर्क के वर्नेबिलिटीज में। समझ गया कॉमन कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज क्या होता है?
कॉमन नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज में? ओके, सो नेक्स्ट विल गो टुवर्ड्स डिजाइन फ्लॉज, जिसको हम बोलते हैं फ्लैट नेटवर्क। ये जो डिजाइन फ्लॉज होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रुशियल और सबसे हाई रिस्क एरिया होता है, मतलब हाई रिस्क फ्लॉज होते हैं इसमें। जिसमें पहला आता है हमारा नेटवर्क फ्लॉस, जो होता है सेगमेंटेशन। मतलब अगर हमने नेटवर्क को सेगमेंट नहीं किया, सेपरेशन नहीं किया यूजर्स और डेटा में। एक जस्ट समझो, अभी जैसे मैंने बोला था लास्ट अभी कि जब गेस्ट जो आ रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए अलग नेटवर्क, और एम्प्लॉयज के लिए अलग नेटवर्क, और एडमिन्स और जो क्रुशियल जो डेटा जिसपे हम रन आउट होता है डेटाबेस वगैरह, उसके लिए अलग नेटवर्क नहीं रखा। तो एक नेटवर्क फेल्योर के कारण या एक नेटवर्क नेटवर्क के अंदर वर्नेबिलिटी के कारण सब नेटवर्क में फ्लॉज निकलेंगे। ठीक है, वो चीजें जो आती है डिजाइन फ्लॉज में आती है, मतलब एक के वजह से दूसरा जाना, या फिर एक क्रुशियल जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें लैक ऑफ प्रॉपर सेगमेंटेशन ना हो उसमें, उसके कारण वो डेंजरस क्यों है। ठीक है, जैसे हम मैंने बताया, इफ एन अटैकर कॉम्प्रोमाइज वन डिवाइस, दे कैन मूव फ्रीली अक्रॉस द इंटरनेट, जिससे मैंने बोला आपको। सो उसके लिए आइसोलेशन नहीं होता है, या फिर क्रिटिकल एसेट्स के यहाँ पे हम मैनेज नहीं करते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है वो वायलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेजेस। लिस्ट प्रिविलेजेस के प्रिंसिपल मतलब क्या, जितनी जरूरत है उतने ही उनको एक्सेस दो। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज आती है हर इसमें, CIA ट्रेड्स मैंने जो बोला था, नेटवर्क के अंदर में भी आती है वो। सो वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम। ओके, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझते हैं, एक एग्जांपल में। एक समझो कि अटैकर ने एक्सप्लॉइट किया वर्नेबल पीसी जो नेटवर्क पे था, और वो वैसे ही मूव करते रहा सर्वर्स तक मेन, और उसने उस वक्त जा जाके अंदर नेटवर्क के अंदर फ्लॉज निकाल के उसको डेटा मिल गया एचआर का, जहाँ पे ईमेल है या सैलरी अकाउंट्स डिटेल है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो सर्वर है उसके सोर्स कोड है। तो वो हैकर क्या करेगा, उस डेटा को थेफ्ट कर सकता है, मतलब चोरी कर सकता है। दैट कुल बी अ रैंसमवेयर अटैक जो वाइडली स्प्रेड होगा उसके अंदर। एंड फॉर एग्जांपल गाइस, वार्नर क्राई जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर ये हो चुका है। ओके, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है नेटवर्क के लिए सेगमेंटेशन के लिए? पहले हम DMZ यूज करेंगे, जो मैंने बोला डीमिलिटराइज जोन। इंटरनल नेटवर्क सिक्योर करेंगे, एक सिक्योर जोन बनाना है। मैनेजमेंट के लिए अलग से नेटवर्क स्टैब्लिश करना है। दूसरा है फायरवॉल यूज करो, जैसे कि VLAN, SCL, जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्योंकि एक अगर जोन कॉम्प्रोमाइज हो गया रिपीटेडली, वो सब जोन्स को इन्फेक्ट करते आएगा। तो इट्स क्रुशियल पार्ट ऑफ अवर नेटवर्क वर्नेबिलिटी, जो होता है हमारा डिजाइन फ्लॉस। समझ गए आपको डिजाइन फ्लॉस क्या क्या होते हैं? यू गाइस हैव एनी इश्यू इन दिस सेशन, इन दिस पॉइंट, डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज में कुछ नहीं समझा है कि रिपीट करना है? इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट दैट, या फिर कुछ अलग तरीके से समझाना है? ओके, नो नो नो, okay, we'll just move to our next, that is protocol weakness, that is insecure foundation। प्रोटोकॉल वीकनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना जो प्रोटोकॉल्स होते हैं अपने, इट कुड FTP, SMTP, या SMPMP, बहुत होते हैं। SMP होती है, SMBV होती है, ARP होती है, NFS होते हैं। अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से हम देखेंगे प्रोटोकॉल वीकनेस में क्या होता है और क्यों होता है। सबसे पहले देखेंगे लैक ऑफ इंक्रिप्शन। हम इंक्रिप्शन लेवल जो होते हैं या कम रखते हैं, निग्लिजिबल रखते हैं, या कम मतलब लैक ऑफ इंक्रिप्शन के कारण होता है। दूसरा होता है लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, तब कम से कम ऑथेंटिकेट रखना सिस्टम को। तीसरा होता है ट्रस्ट एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट से आता है उसको हम ट्रस्ट कर लेते हैं, उसके कारण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिजाइन बिफोर मॉडर्न थ्रेट्स एग्जिस्टेड। मतलब समझो जीरो डे अटैक, किसी ने सुना है क्या होता है जीरो डे अटैक? एनीवन नो अबाउट जीरो डे अटैक? जीरो डे अटैक क्या होता है?
कैन एनीवन टेल मी जीरो डे अटैक? नो नो नो। ओके, ऐसा समझो कि तुम्हारी XYZ कंपनी है, तुम्हारी कंपनी के अंदर जो वर्नेबिलिटी है हैकर्स ने आपके पहले ही समझ ली है और हैक भी हो चुका है और आपको पता ही नहीं है कुछ देर तक कि वो हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब यू आर अननोन अबाउट दैट अटैक एंड इट्स बीन सर्कुलेटेड ओवर योर सिस्टम। वो होता है हमारा जीरो डे अटैक। आपको अननोन रख के वो अटैक परफॉर्म होता है, आपके पहले वो वर्नेबल हो जाता है वहां, यू कैन नॉट पैच एज लेट एज पॉसिबल, नॉट अर्ली एज पॉसिबल। ओके, मैं आपको कुछ देता हूँ। जो कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जस्ट शेयर यू आउट। ओके, दिस आर सम द कॉमन प्रोटोकॉल्स जो एक नॉर्मल वीकनेस और उनकी रिस्क के हिसाब से बनाए गए। जस्ट हेल्ड टू दिस। सबसे पहले आप माना FTP। वो वीकनेस क्यों आता है उसमें? नो इंक्रिप्शन के कारण। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर अगर हमने इंक्रिप्शन नहीं लगाई हो तो वो वीकनेस आती है और रनेबल होता है। उसके रिस्क क्या होता है? क्रेडेंशियल कैन बी स्निप, मतलब क्रेडेंशियल जो होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, जो भी क्रेडेंशियल हो गया, वो लीक हो जाती है या फिर चोरी हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा है अपना टेलनेट, जिसमें प्लेन टेक्स्ट लॉगिन होते हैं, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट वे लॉगिन, जिसमें हम हैशिंग जो बोलते हैं हम उसे, वो नहीं होता है, जिसके कारण मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है। मैंने कल बोल दिया था कि मैन इन द मिडल अटैक कैसा परफॉर्म होता है। दूसरा SNM PV1 और PV2, दैट इज SNMP वर्जन 1 एंड वर्जन 2। उसमें वीकनेस क्या है? वीक कम्युनिटी स्ट्रिंग्स। वीक कम्युनिटी स्ट्रिंग्स मतलब ये जो स्ट्रिंग्स होती है, यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन द प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग्स वगैरह क्या होती है, उसके वजह से रिस्क क्या है? अनऑथोराइज एक्सेस टू डिवाइस। उसके बाद SMBV वर्जन 1, जो होता है हमारा ओल्ड विंडोज फाइल शेयरिंग में, और उसका रिस्क है यूज इन वॉन क्राई रैंसमवेयर। वाना क्राई टाइप ऑफ रैंसमवेयर अटैक है जो हुआ था। उसके बाद है ARP, जो लेस ऑथेंटिकेशन एंड नो ऑथेंटिकेशन के वजह से होता है, जिसमें ARP स्पूफिंग या पॉइजनिंग होती है। उसके बाद है NFS वर्जन 2 और वर्जन 3, जिसका वीकनेस होता है नो ऑथेंटिकेशन नो इंक्रिप्शन, जिसमें रिस्क है फाइल एक्सेस बाय अटैकर, मतलब फाइल जो होती है एक्सेस की जाती है अटैकर से। ओके, समझ गए इसको? जो अभी हमने पढ़ा है, कॉमन नेटवर्क वर्नेबिलिटीज, कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज, डिजाइन फ्लॉज, प्रोटोकॉल वीकनेस, इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? इफ यू गाइस वांट टू स्पीक आई कैन अनम्यूट यू, या खुद से भी आप अनम्यूट होके पूछ सकते हो। यू गाइस फ्री टू फॉर दैट। हिंदी, इंग्लिश, मराठी में किसी लैंग्वेज में आपको समझाना हो अलग तरीके से, लेट मी नो, देयर फॉर यू। आदित्य भाई से क्या पूछना है आपको? पूछो। मिसिंग सिक्योरिटीज, हाँ बोलो। मिसिंग सिक्योरिटी जोन्स मतलब क्या? क्या क्या क्या? मिसिंग सिक्योरिटी मिसिंग, जोन्स। अच्छा, मिसिंग सिक्योरिटी हाँ जोन्स। हाँ, मिसिंग सिक्योरिटी जोन्स मतलब जो मैंने बोला था आपको, डीमिलिटराइज जोन वगैरह। देखो मैं बोलता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन देखो अभी। डीमिलिटराइज जोन होते हैं उसमें, ठीक है, जो मतलब वहां पे अगर हमने डीमिलिटराइज जोन नहीं बनाया, इंटरनेट नेटवर्क नहीं बनाया, सिक्योर जो जोन होता है उस चीज में, मतलब 4 आर्किटेक्चर्स होते हैं नेटवर्क के, जो हमें बनाने पड़ते हैं। डीमिलिटराइज जोन, इंटरनल नेटवर्क, सिक्योर जोन और मैनेजमेंट जोन। ये चीज अगर हम नहीं बनाते हैं तो वो डिजाइन फ्लॉज में आता है। समझे क्या होता है मिसिंग सिक्योरिटी जोन्स? ये मराठी में समझो अगर कुछ। ओके सर, आ गया था। ओके, नहीं सर, आ गया था। ठीक है ठीक है। गाइज एनीवन हैव एनी इश्यू? किसी को कुछ दिक्कत आहे? कोणाला काही अजून विचारायचं आहे? सर ते आपण जे दाखवलं होतं आता पेज, लास्ट पेज ते ओपन करा ना एक मिनिट. ओके, लास्ट लास्ट पेज ये जे वाला। जे तुम्ही दिलं ना. हाँ, डीएम जेड मतलब क्या है सर? DMZ मतलब फुल फॉर्म क्या है डीमिलिटराइज उसका? जोन। डीमिलिटराइज जोन, DMZ। ओके ओके.
समझे सर। ठीक है, ओके। किसी को और डाउट है? एनीवन वांट टू कन्वे समथिंग? किसी को कुछ पूछना है? शुड वी गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड? नो ओके, अनम्यूट कर लो आदित्य। ओके, विल जस्ट गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबके इसमें आ रहा होगा, फायरवॉल फायरवॉल फायरवॉल। मैंने कल आपको बोला था कि फायरवॉल दो तरीके से होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है सॉफ्टवेयर, राइट? सॉफ्टवेयर हम वहां यूज करते हैं जहाँ पे जो सिक्योरिटी है कम से कम चाहिए। नॉर्मली इट कुड बी प्रोबेबली ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाउ बिग और हाउ स्मॉल इज इट, ठीक है? क्वांटिटी क्या है, एम्प्लॉइज कितने हैं उसमें, एंड व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, ठीक है? आर दे सर्विस बेस्ड कंपनी है या सेल्स बेस्ड है, मार्केटिंग है, एक्स वाई जेड, इनके हिसाब से हमें फायरवॉल डिफाइन किया जाता है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। फायरवॉल फंडामेंटल्स। फायरवॉल फंडामेंटल्स आर योर डिजिटल गेट कीपर्स हु डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर आए और कौन नहीं, ठीक है? समझ रहा है सबको फायरवॉल्स क्या यूज करते हैं? मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के सेशन का, जो है फायरवॉल। सो मेक श्योर कि आप इंटरेक्टिव रहो मेरे साथ। मैं फिर से बोलता हूँ, फायरवॉल आर योर डिजिटल गेट कीपर्स, ओके? जो डिसाइड करते हैं कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं, वो काम कौन करता है? फायरवॉल। जो नहीं समझ रहा है चैट बॉक्स में पूछो, आई जस्ट लेट यू नो। उसमें सबसे पहले आते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स। अभी इसके टाइप समझो, फायरवॉल से क्या क्या। पहला है हमारा पैकेट फिल्टरिंग, जो बस हेडर्स चेक करता है। दूसरा होता है हमारा स्टेट फुल फायरवॉल्स। स्टेटफुल फायरवॉल्स में कनेक्शन का स्टेट मेंटेन करता है, मतलब वो किस तरीके का कनेक्शन है, HTTP है, HTTPS है, SMTP है, SMTPS है, ठीक है? वो करता है और वो ब्लॉक कर देता है एबनॉर्मल ट्रैफिक को विद इन अ सेकेंड। और स्टेटफुल जो इन्फेक्शन जो होता है, मतलब स्टेटफुल फायरवॉल, उसका इन्फेक्शन होता है TCP के हैंडशेक से। मतलब वो वेरीफाई करता है ये और वो, मतलब A इज इक्वल टू B, ऐसा एक नॉर्मल समझो, वो वेरीफाई करता है हैंडशेक को। तीसरा होता है हमारा एप्लीकेशन फायरवॉल। एप्लीकेशन फायरवॉल एक समझ लो अपना विंडोज फायरवॉल होता है ना, दैट कुड बी आल्सो एप्लीकेशन फायरवॉल। या क्विक हिल वगैरह जो एक्सवाइजेड कंपनीज है एंटीवायरस की, उसमें जो फायरवॉल प्री इंस्टॉल आता है, दैट इज आल्सो एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल। यप, बट इट्स नॉट क्वाइट सेफ फॉर अस। जो वर्क करता है लेयर 7 पे, जो फिल्टर्स करता है वैसे ही HTTP FTP सर्वर्स के लिए। और वो ब्लॉक कर सकता है स्पेसिफिक URLs, पेलोड्स, कंटेंट टाइप्स को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जेन फायरवॉल। नेक्स्ट जेन फायरवॉल मतलब क्या? NGFW हम उसे बोलते हैं, जो कंबाइन ऑल अबोव फीचर्स। जो भी हमने देखा कि पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल फायरवॉल्स, एप्लीकेशन, ये तीन तो अलग अलग फायरवॉल्स हो गए। ये तीन एक ही इसमें आते हैं, जिसको हम बोलते हैं NGFW, नेक्स्ट जेन फायरवॉल्स, जिसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन होता है ना, इंट्रूजन प्रिवेंशन होता है, मालवेयर डिटेक्शन भी होता है, ऐप कंट्रोल भी हो सकता है। ऐप कंट्रोल मतलब दैट कुड बी IAM और एक्सेस कंट्रोल। उसके बाद SSL डिस्क्रिप्शन भी होता है, SSL डिक्रिप्शन, ठीक है? ये हमने पढ़ा फायरवॉल के टाइप्स। अब ये किसको नहीं समझा मुझे बताओ। सबको समझा है? जिसको नहीं समझा है अनम्यूट कर सकता है, चैट बॉक्स में लिख सकता है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है गाइस, जितना आप मेरे से पूछोगे उतना बेस्ट और उतना अच्छा मैं आपको बता पाऊंगा। तो इट्स ऑन यू, आपको कैसे करना है। अंडरस्टूड, नाइस, ओके। डोंट थिंक, ये ऐसा मत सोचो कि अगर हमने डाउट पूछ लिया तो हम कम लगेंगे। नो, इट्स बेटर जो डाउट पूछ रहे हो सर रिपीट इन शॉर्ट प्लीज। ओके ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं एक सिंपल वे में। पैकेट फिल्टरिंग मतलब क्या? वो चेक करता है, पैकेट फिल्टरिंग में क्या चेक होता है? IP एड्रेस, पोर्ट और प्रोटोकॉल, सिंपल। दूसरा होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन।
उसमें क्या होता है कि ट्रैक करता है कनेक्शन का स्टेट कैसा है। मतलब कनेक्शन का स्टेट मतलब क्या बोलते हैं, टीसीपी है, यूडीपी है, ठीक है, एक नॉर्मल है स्टेट इंस्पेक्शन में। उसके बाद हमारा थर्ड वन एप्लीकेशन फायरवॉल। एप्लीकेशन फायरवॉल में क्या है, वो लेयर 7 पे वर्क करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो चेक करता है एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो एप्लीकेशन फायरवॉल चेक करता है। उसके बाद है हमारा फोर्थ, जो नेक्स्ट जेन फायरवॉल है, जो हमने देखा पैकेट स्टेटफुल एप्लीकेशन, इन तीनों का एक मतलब 3 in 1 जो है वो नेक्स्ट जेन फायरवॉल है। ठीक है, समझ गया? अक्षता शिंदे समझ गया? ओके, किसी को डाउट है और उसमें? ओके, विल जस्ट गो टू नेक्स्ट। अभी फायरवॉल रूल्स और उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जो हम जानते हैं। फायरवॉल्स के रूल्स है ना, एक तरीके से आर्ट है, मतलब उसको लिखना, उसको स्ट्रक्चराइज करना एक तरीके से आर्ट होता है टेक्निकली। जैसे डिजाइनर्स लोग के पास आर्ट होता है उनका एक स्ट्रोक का वगैरह, वैसे जो टेक्निकल बंदा होता है सिक्योरिटी के अंदर, जो प्रॉपरली फायरवॉल्स के रूल्स लिख सकता है, प्रिविलेजेस लिख सकता है, वो उसका आर्ट हो गया। ठीक है, जिसमें जो हमने देखा अभी लॉग दिख रहा है, एक्शंस, अलो, सोर्स वगैरह, वो होता क्या है, हम एक डिस्टिंग्विश करेंगे इस चीज में। ठीक है, ओके, सबसे पहले देखेंगे हमें एक्शंस। ठीक है, ये एक्शन यहाँ पे बोला अलो, डिनाई। अलो मतलब क्या, ट्रैफिक के आने दो, मतलब जो ट्रैफिक आ रही है या जाने दो, वो एक्शंस पे आता है। मतलब वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी होती है हर इसमें, मतलब रूल सेट करने के लिए। पहला होता है एक्शंस, दूसरा होता है सोर्स, तीसरा होता है डेस्टिनेशन, फोर्थ वन होता है सर्विस, और फिफ्थ वन होता है लॉग। समझे? पहले में जो एक्शंस होता है वो डिफाइन करता है कि जो पैकेट्स है परमिट है या नहीं है। दूसरा होता है सोर्स, तो कहाँ से आने देना है, मतलब इस सोर्स से आने देना है नहीं आने देना है, और कहाँ तक जाने देना है, मतलब यहाँ से सोर्स तरफ जहाँ से जा रहा है, डेस्टिनेशन जहाँ जा रहा है, कमिंग मतलब गोइंग फ्रॉम, और कमिंग टू, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद उसके बाद अपना सर्विस। सर्विस मतलब क्या, जो पोर्ट होता है, मतलब जो ट्रैफिक होती है उसकी, वो किस तरीके से चाहिए, टीसीपी चाहिए, एचटीटीपी चाहिए, उसका डायरेक्शन क्या होता है उस चीज में, वो। उसके बाद है लॉग, जो सब चीज हो रही है उसके लिए हमें मॉनिटर करने के लिए लॉग यूज करते हैं। ठीक है, और वो लॉग हमें चाहिए या नहीं चाहिए, वो यहाँ से डिफाइन होता है। तो इसको हम देखते हैं, जो एग्जाम्पल दिया है ये क्या है। हमने बताया है कि एक्शन जो है अलो है और डिनाई है, या भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जहाँ पे सोर्स है हमारा 192.168.1.0। ये जो है हमारा प्राइवेट आईपी है, मतलब प्राइवेट नेटवर्क है पूरा। इट कुड नॉट बी विजिबल ऑन आवर नॉर्मल गूगल, या फिर जो भी है हमारा नॉर्मल जो सिस्टम पे वर्क नहीं होगा। हमें इसी नेटवर्क के अंदर आना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। और उसका डेस्टिनेशन है 10.0.0.5, जो है हमारा ओपन नेटवर्क, मतलब प्राइवेट से ओपन तक जा रहा है, ये इसका कहना है। जहाँ पे हम टीसीपी यूज करें 443। 443 मतलब क्या, एच टी टी पी एस होता है वो, जो ओपन नहीं होता है प्रोबेबली, और सिक्योर वेब कम्युनिकेशन यहाँ पे आती है। एंड यस, फायरवॉल विल लॉग दिस एक्टिविटी फॉर ऑडिटिंग और कम्युनिकेटिंग और मॉनिटरिंग। और यहाँ पे जो लॉग है जो हो रहा है इस नेटवर्क के अंदर, वो लॉग्स बनेंगे फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। ठीक है, हाँ, ट्रैफिक मॉनिटर करता है लॉग, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, ये समझ गया क्या होता है? अब किसी को कुछ डाउट? ओके, ओके। अभी यहाँ पे एक पॉइंट दिया है
ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक आते हैं बेसिकली फायरवॉल को कॉन्फ़िगरेशन करने के वक्त। सबसे पहले ओवरले परमिशन रूल्स, अलो एनी। तो हम देखते नहीं है कुछ कि किस चीज को अलो करना है, किस चीज को डिनाई करना है, मतलब पूरा पूरा ना पढ़ने के कारण वो चीज होती है। सेकंड है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब हम लॉग एक्टिव करते हैं बट उसमें हम मॉनिटर नहीं करते हैं लॉग्स को, उसके कारण। तीसरा है रूल ब्लॉट एंड रिडंडेंसी, रूल्स को कम या हम बोलते हैं रिडंडेंट करना, कम से कम उसको मिनिमाइज फॉर्मेट में करने की वजह से हम उसको मिसयूज हो जाता है उसके कारण। फोर्थ वन है फेलिंग टू रिव्यू एंड ऑडिट रेगुलरली, मतलब ठीक है अगर हमने ये सब ये चीज अभी बना तो दिया है तो उसको रेगुलरली हम देखना चाहिए, रिव्यू करते आना चाहिए कि अब मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से इट्स ओके, कुछ चीजें गलत तो नहीं हो रही है, कुछ मैनिपुलेट हुआ है नहीं हुआ है, ऑडिट करते आना चाहिए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद है कॉन्फ़िग मिसकॉन्फ़िगर नेट रिलेशनशिप, मतलब नेटवर्क के ऊपर मिसकॉन्फ़िगर कर देना उसे, होता है मिसकॉन्फ़िगर नेट रिलेशनशिप। ठीक है, ये होता है हमारा कॉमन मिस्टेक जो हमने अवॉइड करने चाहिए फायरवॉल्स रूल सेट करने के वक्त। समझ गए सबको? किसी को कुछ डाउट? इज देयर एनी डाउट? ओके, व्हाट आर नेट रिलेशनशिप? ओके, नेट मतलब क्या, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, लाइक एज सिंपल एज दैट, मतलब वो ट्रांसलेट करता है प्राइवेट आईपी को पब्लिक में। जैसे हमने यहाँ पे देखा 192.168.1.0, ये प्राइवेट आईपी है और वो ट्रांसफर कर रहा है 10.0.0, मतलब एक ऐसा समझो नेट रिलेशनशिप मतलब क्या, प्राइवेट को प्राइवेट आईपी को ट्रांसफर करो पब्लिक आईपी में, एज सिंपल एज दैट। मतलब जो तुम्हारे नेटवर्क प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो चीज चल रहा है प्राइवेट नेटवर्क पे, वो ग्लोबलाइज करना है, जो कोई भी कहाँ से भी किसी से भी एक्सेस कर सकता है, वो होता है। समझे? ओके, इज देयर एनीथिंग दैट यू गाइस वांट मी टू रिपीट, या एग्जांपल चाहिए उस चीज के लिए? इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू डू दैट? कशाचं एक्झाम्पल सांगू मी? जस्ट लेट मी नो. कशाचं हवंय तुम्हाला एक्झाम्पल? माझा आवाज कालपेक्षा बेटर येतोय का आज, या सेम है? बाय द वे, आई जस्ट वांट टू आस्क यू. हाँ, ये मेरे को किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए? ओके ओके, और ओके ठीक है, नेट का एग्जाम्पल चाहिए, नो वरी, जस्ट गिव, एक समझो, आई जस्ट टेल यू, ठीक है, जस्ट समझो अभी अपने पे एक आईपी है जो प्राइवेट है, जो है हमारा ही है, ये प्राइवेट आईपी है, और जो उसको हमने रूट दिया है, मतलब जो हमारा राउटर है, ये राउटर आईपी है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तुम्हारा सिस्टम है, ये तुम्हारा राउटर है, आपके सिस्टम से राउटर तक जाने के लिए जो डिवाइस लगता है वो हमारा होता है नेट, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस होता है उसमें, जो हमें प्राइवेट आईपी से पब्लिक तक लेके जाता है। मतलब समझो घर के अंदर जो बिल्डिंग है वो तुम्हारा नेट है, और उसको जो एड्रेस है घर का वो ये है, और अगर तुम्हें बाहर जाना है तो उसका काम करता है आपका गेट, गेट के बाहर जाने के लिए बाहर आता है ना, राइट? अगर आप आपके घर के बाहर गए तो बाहर माना जाता है, तो वो काम करता है आपका गेट। समझे? समझ रहा है या और अच्छे से समझो? सच में समझा है?
इसे समझ लो तुमने घर बैठे हो, तुम्हारे वाईफाई पे ये तुम्हारा मोबाइल का आईपी एड्रेस है और तुम्हें सर्च करना है इंस्टाग्राम, बराबर। तो तुम्हारे मोबाइल के अंदर एक नेट होता है जो ट्रांसफर करता है राउटर को रिक्वेस्ट कि वो इंस्टाग्राम खोले, राइट। और वो वहां से आप रील देखना चाहते हो, तो ये चीज उससे होती है, नेट से, मतलब कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट टू पब्लिक, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। या फिर आप किसी ब्राउजर पे जाते हो, आपके अगर आप ब्राउजर पे जाओगे, देखो मैं आपको एक सिंपल से बोलता हूँ। अभी अगर मैंने दिखाया, देखो अभी ये क्या है मेरा, ये मेरा पब्लिक आईपी है। ठीक है। ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, नेट के कारण। और मैं मेरा भी प्राइवेट आईपी दिखाता हूँ आपको। ओके। ठीक है। अभी दोनों में हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है। ये आ रहा, ये मेरा पब्लिक आईपी है जो पब्लिकली दिख रहा है। ठीक है। और मेरा प्राइवेट जो आईपी है वो है मेरा 192, सॉरी 192.168.1.13। ये मेरा सिस्टम का आईपी है अभी के लिए। अगर मैं मेरा सिस्टम रिस्टार्ट करूंगा तो ये डायनेमिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये मेरा सिस्टम का है और वो कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है इस आईपी पे, मतलब ये आईपी और ये आईपी मेरे लिए इक्वल है। बट एज अ पब्लिकली ये आईपी और ये आईपी इक्वल नहीं है। समझे क्या होता है? डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? समझिए कैसे वर्क करता है नेट। ओके ग्रेट। इस स्लाइड में कुछ डाउट है आपको, कुछ समझाना है? ओके ग्रेट। यप, विल जस्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है अपना वीपीएन सिक्योरिटी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे वीपीएन होता क्या है। वीपीएन का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बट मुझे कोई यहाँ पे बताएगा वीपीएन का यूज क्या करता है, एक बेसिक में, एक शॉर्ट में बताना, जस्ट अ वर्ड। कैन एनीवन टेल मी? वीपीएन का वर्क क्या होता है? ओके, नो वरी। वीपीएन का एक नॉर्मल वर्क जो होता है, इट क्रिएट अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड टनल बिटवीन योर डिवाइस एंड योर रिमोट सर्वर। प्राइवेसी, या प्राइवेसी, प्राइवेसी नहीं बोल सकते हम उसे, इनक्रिप्टेड पार्ट होता है वो। इनक्रिप्शन या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी नहीं होती है वो। एज अ एग्जैक्ट वर्ड, इट्स सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड। Okay, so it's a encrypted tunnel or and secure tunnel between you, your network, and towards the server. अगर आपने समझो, आप वीपीएन लगा रहे हो एंड वीपीएन लगे के अगर आपने सिंपली स्क्वायर की वेबसाइट को आप ब्राउज कर रहे हो, तो उस वक्त सिंपली स्क्वायर के सर्वर पे नहीं समझेगा कि आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है। क्यों? कि वो टनल में जा रहा है। ठीक है। एवरीवन थिंकिंग लाइक कि आप एक्स वाई जेड वीपीएन पे नहीं, मतलब एक्स वाई जेड आईपी पे हो, बट यप इट्स काइंड ऑफ अ फेक आईपी फॉर यू। या कभी कभी वीपीएन यूज करते हैं हम एक कंपनी में रिमोट जॉब्स के लिए, टू एक्सेसिंग द प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क एक्सेस करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है। वीपीएन, इट्स स्मॉल एज दैट। तो हम जाएंगे वीपीएन सिक्योरिटी क्या आते हैं। ठीक है। पहले वीपीएन टाइप्स एंड यूजेस के समझते हैं। सबसे पहले जो टाइप है, साइड टू साइड होता है, कनेक्टिंग एंटायर नेटवर्क। साइड टू साइड मतलब एक जो ऑफिस होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर जो वीपीएन यूज होता है उसको हम बोलते हैं साइड टू साइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड मोस्ट होता है रिमोट एक्सेस, जो अभी प्रोबेबली जो अभी नया ट्रेंड आया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो होता है वर्क फ्रॉम होम, WFH।
उसके लिए हमें एक्सेस लेना पड़ता है वीपीएन का, जहाँ पे हम हमारे नेटवर्क से वीपीएन को कनेक्ट करते हैं और वो वीपीएन हमें लेके जाता है ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क तक टू वर्क एज लाइक वी आर इन द ऑफिस। ठीक है, सेम उससे हम यूज करते हैं वर्क फ्रॉम होम वगैरह, मतलब रिमोट एक्सेस के लिए हम यूज करते हैं एक कॉर्पोरेट नेटवर्क के एक्सेस करने के लिए। उसके बाद एसएसएल वीपीएन जो ब्राउजर बेस्ड एक्सेस करता है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। अभी कभी कभी क्या होता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो इंडिया में बैन है स्पेशलाइज्ड, हम वो एक्सेस करने के लिए वीपीएन यूज करते हैं, जो होता है एसएसएल वीपीएन, जो बाईपास कर देता है अपना एसएसएल के लिए। फिर आता है हमारा फोर्थ वन जो है एमपीएलएस वीपीएन, जो प्रोवाइडर मैनेज मल्टी साइट कनेक्टिविटी। अगर समझो एक्स वाई जेड कंपनीज में एक्स वाई जेड नेटवर्क है और एक्स वाई जेड नेटवर्क को हमें एक्स वाई जेड सिस्टम तक, एक सिंगुलर सिस्टम तक हमें लाना है, तो हम वीपीएन वहां पे यूज कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, समझो ए बी सी ये तीन नेटवर्क्स है। आई जस्ट टेल यू बेस्ट वे। ठीक है, अभी समझो ये ए नेटवर्क है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये मेरा एक, अगर समझो ये मेन एडमिनिस्ट्रेटर या टेक्नीशियन है, टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड है, टी हेड, टेक्निकल हेड पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। ये एम्प्लॉय का नेटवर्क है, ये कस्टमर का है, ये सर्वर्स का है, बराबर। और ये तीनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। ठीक है, तो वो उस वक्त टेक्निकल हेड क्या करेगा, सब नेटवर्क को यहाँ पे लाने के लिए एक वीपीएन सेट करेगा यहाँ, जहाँ पे ये सब आएंगे और एक ही टनल बन के यहाँ पे आएंगे इसके सिस्टम पे। ये होता है हमारा नॉर्मल सा एमपीएलएस वीपीएन, प्रोवाइडर मैनेज मल्टी साइट कनेक्टिविटी। ठीक है, समझ गए वीपीएन के टाइप्स क्या है एंड यूज केसेस उसके। इज एनी डाउट? ओके, यू गाइस हैव डाउट विथ एसएसएल वीपीएन। ये एक सिंपल समझो, एसएसएल होता क्या है, सिक्योर सॉकेट लेयर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऐसा हम उसको बोलते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर। The type of VPN that is used for SSL TLS encryption protocols। अभी एक सिंपल वे में समझो, अगर आपको जो एक नॉर्मल समझो, जो बैन वेबसाइट है उसको एक्सेस करने के लिए हम वीपीएन जो यूज करते हैं उसको एसएसएल वीपीएन बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ गया? मतलब एक इनक्रिप्टेड टनल वो फॉर्म करता है एक हाईली इनक्रिप्टेड वेबसाइट के लिए, जिससे आप इंटरनल जो सिस्टम है एक्सेस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल समझो उसके लिए, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, ओके, एंड योर कंपनी यूज एसएसएल वीपीएन। तो आप क्या करोगे, आपके ब्राउजर पे जाओगे एक्सेस करने के लिए, तो वो होगा नहीं, तो उस वक्त आपको एसएसएल वीपीएन अनेबल करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। मतलब सबके लिए बैन है, पर आपको वो नेटवर्क पे आना पड़ेगा, मतलब वो आईपी से आओगे, वो आईपी के रेंज में, तो आप कनेक्ट कर पाओगे, मतलब लॉगिन वगैरह कर पाओगे। जैसे अगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट सर्वर्स में दो चीज होती है, एक होता है गवर्नमेंट लॉगिन होता है, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट पे एक गवर्नमेंट लॉगिन होता है, और एक नॉर्मल सिविलियन लॉगिन होता है। गवर्नमेंट लॉगिन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, उनके जो ऑफिस होता है वहां से वो लॉगिन कर सकते हैं, बट नॉट फ्रॉम देयर मोबाइल वगैरह। क्यों? क्योंकि वो उनका अलग टनल होता है लॉगिन करने का। एग्जैक्टली वो होता है एसएसएल वीपीएन के कारण। समझे? ओके, नेक्स्ट है हमारा एमपीएलएस वीपीएन, जो आपको नहीं समझे, एक सिंपल से समझो। एमपीएलएस क्या होता है, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, जो होता है हमारा मल्टी प्रोटोकॉल लेयर स्विचिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट इज अ प्राइवेट नेटवर्क बिल्ड ओवर आईएसपी, जो एमपीएलएस का बैकबोन होता है, जो मल्टीपल जो कनेक्शन होता है रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं एक ही यहाँ पे। मतलब समझो अभी सिंपली स्क्वायर में आप वर्क कर रहे हो, एक जो ऑफिस है मेरा, ऐसा समझो पुणे में है, दूसरा नासिक में है, तीसरा समझो सूरत में है। और भाई तीनों को अगर मुझे, तीनों नेटवर्क को अगर मुझे एक ही यहाँ पे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, एमपीएलएस वीपीएन यूज करूंगा। मतलब तीनों का एक्सेस विद इन सिंगल नेटवर्क को कनेक्ट होके ही आ जाएगा मुझे एक्सेस उसका। समझे? तब अलग अलग जो नेटवर्क्स है उनको एक ही यहाँ पे लाके एक्सेस करना, एमपीएलएस।
मतलब ऐसा एसएसएल में एक सिंगल कर सकते हैं, एमपीएलएस में मल्टीपल कर सकते हैं, एज सिंपल एज। ठीक है, समझ गए? किसको कुछ डाउट? ओके, विल जस्ट गो टू आवर नेक्स्ट। सिक्योरिटी फीचर्स उसमें होते हैं इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, किल स्विच, स्प्लिट टनलिंग। सिंपल है, इंक्रिप्शन रखो, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स आते हैं वीपीएन में, जैसे कि इंक्रिप्शन होता है, वो ऑथेंटिकेट करता है, सर्टिफिकेट उसमें होते हैं, एमएफए होते हैं, बायोमेट्रिक लॉगिन होते हैं। बायोमेट्रिक लॉगिन आपने देखा होगा बैंक्स में, जहाँ पे अगर जो एम्प्लॉय होता है बैंक का, उसको फिंगरप्रिंट लॉक खोल के ही एक्सेस कर पाता है उसके सिस्टम को या स्पेसिफिक वेबसाइट को। ठीक है, किल स्विच होता है उसमें, जिसपे वो डेटा लीकेज का प्रिवेंशन देता है और कनेक्शन ड्रॉप हो जाता है इफ इट्स हैपन। उसके बाद स्प्लिट टनलिंग, जो कंट्रोल करता है विद इन ट्रैफिक और जो वीपीएन से यूज होता है। ठीक है, अभी देखते हैं कॉमन वर्नेबिलिटीज क्या है वीपीएन के। ठीक है, आउटडेटेड वीपीएन और सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर। आउटडेटेड वीपीएन होते हैं या फर्मवेयर होते हैं, वो एक वर्नेबिलिटी हो जाती है, दैट वी कैन से दैट अनपैच, जिसे हम बोल सकते हैं अनअपडेटेड वर्जन। दूसरा है वीक इंक्रिप्शन अल्गोरिथम्स। विन वीक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मतलब ये पार्ट आता है क्रिप्टोग्राफी का। मतलब जो एल्गोरिथम्स होते हैं उसमें टाइप्स होते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग, हाईली एनक्रिप्टेड, वैसे। उसमें अगर डीएस 3 डीएस होते हैं तो वो काइंड ऑफ वीक होते हैं, बट यप मेजरली डीएस सब यूज करते हैं मैक्सिममली, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली सिक्योरिटी फीचर्स अप्लाई करें, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, किल स्विच, टनलिंग वगैरह प्रॉपरली, तो हो जाता है डीएस का, हाईली स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्टेड में। उसके बाद प्री शेयर की एक्सपोजर, मतलब पहले से की वगैरह शेयर कर दो, प्राइवेट की होती है, पब्लिक की होती है उसमें। उसके बाद लैक ऑफ परफेक्ट फॉरवर्ड सिक्रेसी, मतलब वही कि सिक्रेसी मेंटेन करते हैं नहीं ये बहुत से लोगों। और स्प्लिट टनलिंग करते हैं हम, जो एमपीएलएस में होता है, स्प्लिट टनलिंग। उसको अगर मिसकॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो भी वो वर्नेबल हो जाता है हमारा वीपीएन। सो यप, दैट वाज द ओनली पार्ट ऑफ आवर वीपीएन सिक्योरिटी। यहाँ पे किसी को डाउट है इन द वीपीएन सिक्योरिटी? Anyone have any doubt in VPN security? No? Okay. Got it. Yep, we'll go towards next. That is our servers and endpoint security hardening. अभी सर्वर एंड endpoint security हार्डवेयर में आता क्या है? उसमें पहला आता है ओएस हार्डनिंग चेकलिस्ट। ठीक है, अभी ओएस के यहाँ पे क्या चेकलिस्ट चाहिए हमें, वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, शांति से और प्रॉपरली फोकस होकर सुनो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी नेटवर्क का। नेटवर्क सिक्योर करना तभी काफी होगा जब आपका सर्वर और डिवाइसेस भी हार्डन हो। जैसे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर हटाओ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और अकाउंट लॉकआउट रूल सेट करो, फाइल परमिशन सेट सही करो, और सबसे इम्पोर्टेंट फायरवॉल और लॉगिंग एनेबल करो। लॉगिंग मतलब क्या, लॉग्स वगैरह चालू रखो, मतलब लॉग्स आने चाहिए हर चीज के। और फिजिकल सिक्योरिटी भूलना मत। ठीक है, सर्वर रूम ओपन रखना, तो अटैकर्स को इनवाइट मिल गया, मतलब अगर आपने सर्वर रूम ओपन रख दिया है तो अटैकर आ सकता है, विच विल बी अ फिजिकल और सॉफ्टवेयर अटैकर। ठीक है, डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीके से अटैकर्स को हम प्रिवेंट करना वहां पे आता है सर्वर्स के अंदर। अगर सर्वर हो गया हमारा, हाथ से निकल गया, तो सब चीज चले गई। तो सिंपल एंड पॉइंट सिक्योरिटी ये होती है। तो इसमें हम देखेंगे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी क्या क्या है। स्ट्रेटेजी में पहला एंटी मालवेयर, उसके बाद होता है होस्ट फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन लगाना, डेटा लॉस प्रिवेंशन। एंटी मालवेयर मतलब क्या, जो मॉडर्न सोल्यूशन होता है, मतलब एंटी मालवेयर सोल्यूशन ऐसा समझ लो कि एंटीवायरस रखना। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस ना देना किसी भी सॉफ्टवेयर को, नॉट अ पर्सन हियर। ठीक है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी होती है सॉफ्टवेयर के बेसिस पे मेनली। उसके बाद होस्ट फायरवॉल्स, होस्ट के साइड के जो फायरवॉल है वो समझ पाए कि ट्रैफिक कैसी है, कहाँ से आ रही है और किस तरह से है। क्योंकि फायरवॉल भी डिपेंड करता है डीडोस के ऊपर। अगर डीडोस जो आ रहा है सर्वर्स के ऊपर
वो फायरवॉल डिटेक्ट करना चाहिए, तो ही वो अंदर आने देने चाहिए उस बॉटनेट्स को। उसके बाद इंक्रिप्शन जो नॉर्मल होता है, डिस्क या फाइल लेवल इंक्रिप्शन होता है। उसके बाद डेटा लॉस प्रिवेंशन, डेटा लॉस वगैरह ना हो उसको हमें देखना होता है। सो दैट वाज द एंड ऑफ आवर एंड पॉइंट सिक्योरिटी हार्डनेरिंग। किसी को इस स्लाइड में दिक्कत है? कुछ डाउट सर्वर और एंड पॉइंट सिक्योरिटी हार्डनेरिंग में? हार्डनेरिंग मीन हार्डवेयर टाइप समझो, मतलब ऐसा समझो कि जो सिक्योरिटी है उसको हार्डनेरिंग कैसे करे। दैट मीन्स की बेस्ट वे, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऐसा समझो। जैसे हम बोलते हैं हार्डनेरिंग ऑफ सर्वर्स, अब सिक्योरिंग द सर्वर्स ऐसा समझो। इज देयर एनी डाउट? कुछ और है? एनीथिंग एल्स गाइस? जस्ट लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल। ओके, विल जस्ट गो टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आता है हमारा पैच मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। हमने कल देखा कि पैचिंग कितना इंपॉर्टेंट है, वो नेटवर्क के लिए हो, सॉफ्टवेयर के लिए हो, या किसी वेब एप्लीकेशन के लिए हो, राइट? बट आपको पता है पैच मैनेजमेंट बोरिंग टाइप का होता है, बट यस इट्स ऑल्सो लाइफ सेवर फॉर अस। अभी उसका प्रोसेस क्या है हम जानते हैं। सबसे पहला है फुल इन्वेंट्री बनाओ, मतलब जिसमें आपको कंप्लीटनेसली एसेट जो होते हैं आपके, इसकी इन्वेंट्री बना के उसके जो वर्ड जो डिपेंडेंसी है उसका इन्फो निकालना। उसके बाद उसको असेसमेंट डालना, मतलब क्या, उसको इवेलुएट करना पैचेस को कि किस तरीके से है या किस तरीके से हमें चाहिए, एनालाइज करना हम उसे बोल सकते हैं। जिसमें फिर हमें एनालाइज करना पड़ेगा क्रिटिकल फ्लॉस क्या है, विच इंटमेंट फॉर द वर्नेबिलिटीज इंटेंडेड फॉर द पैचिंग थ्रू आउट द पैच मैनेजमेंट। फिर होता है उसका टेस्टिंग, क्योंकि पैच अगर बना दिया उसके बाद सीधा हम उसको डिप्लॉय या डेल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है टेस्टिंग, जिसमें आता है वैलिडेट करना उसका एनवायरमेंट, प्रोडक्शन कैसा दे रहा है वो, या कुछ लैग अप हो रहा है, या स्टिल वो ज्यादा वर्नेबल हो रहा है, कुछ ओपन पुट्स तो नहीं हो रहे उसमें उसमें उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में होता है हमारा एक नॉर्मल से कि जिसमें अगर हमने अभी डाल दिया, डिप्लॉयमेंट कर दिया पैच को, वो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है, उसकी फंक्शनलिटी चेंज हुई है अचानक से, स्टिल टेस्टिंग और वेरिफिकेशन काइंड ऑफ एक सिमिलर है, बट यप इट्स नॉट 100% सिमिलर। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम देख सकते हैं कि जो जो हमने रिकॉर्ड चेंजेस किए हैं, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं हर चीज में, ये उसकी प्रोसेस है। ठीक है, ये हमारा पैच मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन की स्टेप्स। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट इसमें? डज एनीवन हैव एनीथिंग? किसी को कुछ डाउट, कुछ रिपीट करना है, नहीं समझा? बस थोड़ा अगर आप इंटरेक्शन करोगे तो हम और प्रॉपर वे में जा सकते हैं। जस्ट लेट मी नो एज सून एज पॉसिबल। ओके, नो वरी। सो यप, दिस वाज आवर एंड ऑफ दिस सेशन। पैच मैनेजमेंट जो था हमारा एंड था आज का, इसलिए अभी ओवरऑल हमने जितना भी सीखा है इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ आपको चाहिए, जबकि हाँ ये टॉपिक नहीं समझा है मुझे ओवरऑल?
Is there anything else you want me to repeat? Okay. ओके, थँक्यू एव्हरीवन फॉर लास्ट शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करा. ओके, ठीक आहे. मी परत एक्सप्लेन करतो लास्ट स्लाइड. नो वरी. नॉर्मल आहे. आता एक पॅच मॅनेजमेंट जेव्हा आपण करतो, त्याची एक मॅनेजमेंट प्रोसेस कशी असायला हवी ते मी आज सांगतो. ठीक आहे. पहिल्यापासून पहिले इन्व्हेंटरी, म्हणजे आपल्याकडे काय काय आहे आणि काय काय नाहीये. विच मे बी ऍसेट्स. ऍसेट्स कशाही प्रकारचे असो. सॉफ्टवेअर्स आहे, त्याचे व्हर्जन्स काय काय. नंतर काय डिपेंडन्सीज म्हणजे काय, आपले जे फाईल्स आहे त्याच्यामध्ये एक नॉर्मल जे असतात डिपेंडन्सीज, ते कोणते कोणते आहे ते पहिले इन्व्हेंटरी मॅनेज करायला हवी. काय काय हवे काय काय नाहीये. त्याच्यानंतर असेसमेंट, कोणत्या डिपेंडन्सीवर, कोणत्या ऍसेट्सवर आहे, कोणत्या सॉफ्टवेअर्सवर आपल्याला कशा प्रकारचे आपल्याला पॅचेस आणायचे, किंवा ते किती क्रिटिकल्स आहेत किंवा किंवा किती वर्नेबल्स आहेत ते. त्याच्यानंतर थर्ड स्टेप आहे आपली टेस्टिंग. पॅचेसला टेस्ट केलं जातं की व्हॅलिडेट आहेत की नाहीये, एन्व्हायरमेंट बेसिसवर ते वर्क करताय की नाहीये. एन्व्हायरमेंट बेसिस म्हणजे काय, जो रिस्क फॅक्टर आहे, रिस्क फॅक्टरला कॅल्क्युलेट करून ते. ते नंतर एक डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट म्हणजे काय, की त्याला म्हणजे अपडेट करणं सॉफ्टवेअरला, फायनल अपडेट, जो आपला क्लायंट स्लाइड असतो त्याला डिप्लॉय करणं. नंतर फोर्थ व्हेरिफिकेशन. नंतर आपलं डॉक्युमेंटेशन, जे आपण चेंजेस केले त्याला एक फायनल डॉक्युमेंट करणं. ही सिम्पल स्टेप आहे पॅच मॅनेजमेंटची. गेनिंग द नॉलेज वॉट वी हॅव ऑलरेडी. दिवा, माझे काय म्हणायचंय तुम्हाला यात, जे मला समजलं नाही क्वेश्चन आहे का काय आहे नेमकी. बाय द अक्षर समजलं काय पॅच मॅनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन कसं असतं. ही स्टेप्स आहे म्हणजे त्याचे पॅच मॅनेजमेंटच्या आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शनच्या. हा, फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप तीच आहे की काय काय आहे आपल्याकडे, काय काय नाहीये, ते पूर्ण कलेक्ट करायचं. जेव्हा आपण एक्झामच्या तयारीसाठी बसतो तेव्हा आपण पहिले नोट्स घेतो, काही गाईड्स घेतो, ठीक आहे, चॅट जीपीटी करून घेतो, सगळं पहिले गोळा करतो, मग एक साथ वाचायला चालू करतो. मग काय नाही माहितीये ते आपण पहिले वाचतो. ही दुसरी स्टेप. नंतर आपण स्वतःची टेस्ट घेतो, विचारू की हा, याचा प्रश्नाचं उत्तर तुला येतंय का, ते ही थर्ड स्टेप आहे. नंतर आपण एक्झाम द्यायला जातो, बरोबर. म्हणजे ते काय झालं, डिप्लॉयमेंट. नंतर फोर्थ स्टेप आपली व्हेरिफिकेशन, जिथे आपला चेकिंग होते आपले एक्झाम पेपर्सची. द फोर्थ डॉक्युमेंटेशन, म्हणजे जो रिझल्ट राहतो त्याला पूर्ण आपण कॅल्क्युलेशन वगैरे करून जो रिझल्ट येतो फायनल, तो रिझल्ट राहतो. त्याच्यामध्ये आपण डॉक्युमेंटेशन म्हणतो. एक नॉर्मलचा स्टेप आहे. ओके, सो अजून काही डाऊट याच्यामध्ये, एनिथिंग एल्स? Is there anything? No. Okay, okay, got it. Okay, so if you guys can connect, अगर तुम आपको कनेक्ट करना हो मुझे लिंक्डइन पे, यू कैन कनेक्ट मी. माय नेम इज हिमांशु पाटिल. ठीक है, जिसको कनेक्ट करना है you can make. I'm open for your message. If you have any doubt regarding anything, I'm open for you guys. Thank you so much. Here and concluding that day two is end. Thank you so much for joining. By the way, I'm heavily active on LinkedIn. If you guys have any issue regarding anything, I'm open up for you. Thank you so much.